हेलो एवरीवन। जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा, हम जे आज हमारी निबंध की दूसरी क्लास है साथियों। इससे पहले हम निबंध की पहली क्लास ले चुके हैं। थंबनेल में आपको स्पष्ट हो रहा है कि आज हम पर्यावरण पर निबंध लिखेंगे। एमपीपीएससी के अनुसार एक आदर्श निबंध साथियों। अभी तक आपने देखा है यूट्यूब में, आपने बहुत सी निबंध की क्लास देखी होंगी। हर टीचर आगे वो ये तो बताता है कि निबंध ऐसा लिखना है, निबंध में ये फॉलो करना है, निबंध में वह फॉलो करना है, आपका मॉडल आंसर, आपका निबंध ऐसा होना चाहिए, सारगर्भिक हो, सटीक हो, सब कुछ सुना होगा। मतलब आके ज्ञान बत्ती हर कोई दे देता है। पर साथियों, मैंने पहली वीडियो में या फिर अदर जो भी टीचर आपको जो कुछ भी बताता है कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है, ये करना है, मैं हमने जो भी उसकी जो भी विषय वस्तु या विशेषता पढ़ी है साथियों, मैंने प्रयास किया है कि मैं उन सभी विशेषताओं के अनुरूप एक निबंध आपके सामने प्रस्तुत करूं। साथियों, यह मेरी मेहनत है, मेरा प्रयास है। मैं एक मॉडल आंसर प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, यह कोई नहीं जानता है कि एक बेहतरीन निबंध कैसे होगा। वो तो सिर्फ एक कॉपी चेकर को पता है, एग्जामिनर जो हमें नंबर देता है, और वो भी उसकी मेंटेलिटी के अनुसार डिपेंड करता है, क्योंकि कॉपी चेकर कोई एक नहीं होता साथियों। पर हम एक आदर्श और बेहतर निबंध प्रस्तुत कर सकते हैं, जो मैंने प्रयास किया मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ साथियों। देखिए, 1000 शब्दों में मैंने उन सभी शर्तों को फॉलो करने की कोशिश की है जो आपको बताई गई थी, या जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हैं। तो चलिए साथियों, इसी प्रकार से हम आज का निबंध स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, पर्यावरण हमारा पहला टॉपिक क्या है साथियों। मैंने एक आसान टॉपिक को पहले चुना। पर्यावरण के बारे में हम सभी सब कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, इस वजह से मैंने अपना निबंध की पहली क्लास पर्यावरण से शुरू की है साथियों। चले आइए, मेरा प्रयास अगर आपको उचित लगे, सही लगे, तो आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मेरे प्रयास का आप मूल्यांकन कीजिए। साथियों, मैं आपके लिए एक बेहतर प्रयास करने जा रहा हूँ, इसमें आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए साथियों, फिर हम आज का निबंध स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों मैं पहले ही बता दिए थे कि अपकमिंग क्लास में हम आज पर्यावरण पर एक सटीक एवं आदर्श निबंध लिखेंगे। ठीक है साथियों, मैंने एक लेखक का परिचय में इसमें जो दिया है, पर्यावरण का महत्व, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्रदूषण के कारण एवं समाधान, सटीक निबंध की संरचना, और साथियों प्रभावी शब्द संरचना का चयन। इन सभी सुझावों में से हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं साथियों। मैंने आपको जो भी पहले बताया था, उसके बाद आपके सामने जो यहाँ पर की पॉइंट लिखे हैं साथियों, इन सभी का एक बेहतर और निचोड़ अपना 100% आपको देने की कोशिश की है साथियों। मैं यही नहीं कहता कि मेरा निबंध ही परफेक्ट है साथियों, ये मेरा बेहतर प्रयास है। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हो, पर मैं आपको एक रास्ता, एक दिशा दिखा रहा हूँ कि साथियों हम 1000 शब्दों में अपने निबंध की वो सभी कसौटियों को इस तरीके से कस सकते हैं और एक अपना बेहतर निबंध प्रस्तुत कर दे सकते हैं। साथियों, आप इतना तो जानते हो कि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी ही आपका सब कुछ होती है, आपका प्रतिबिंब होती है, आपका दर्पण होती है। आपकी कॉपी ही एग्जामिनर के सामने आपको प्रस्तुत करती है साथियों। एग्जामिनर के सामने साथियों आपकी कॉपी के माध्यम से आप होते हो साथियों, और एग्जामिनर या कॉपी चेकर आपकी कॉपी के माध्यम से आपसे बात करता है। आप अपनी कॉपी में जितना सटीक एवं सारगर्भिक निबंध लिखोगे, आप एग्जामिनर के मन में अपने प्रति उतनी ही अच्छी छाप छोड़ पाओगे साथियों। एग्जामिनर कॉपी चेक करने से पहले आपको एक प्रशासक समझकर ऐसी मेंटेलिटी बनाकर आपकी कॉपी चेक करता है। तो चलिए साथियों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, हमारे निबंध का टाइटल है पर्यावरण। साथियों, मैंने निबंध की शुरुआत इस तरीके से की है। ये हमारा पहला पेज है, देख लीजिए। इस तरीके से मैंने साथियों पूरे निबंध को मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें 1000 शब्दों में लिखना होता है तो पता है। तो साथियों मैंने पूरे निबंध को 10 पैराग्राफ में बांटा है। ठीक है, 10 पॉइंटों में मतलब मैंने हर एक मुख्य पैराग्राफ, मतलब जो बड़ा है, 10 टाइटल में बांटा है। उसमें हर एक में 100 शब्द रखा है, मतलब किसी में 100 के मिनिमम 10, मिनिमम मैक्सिमम 10, मिनिमम 10, मतलब 90 से लेके 110 115 के आसपास है, मतलब 100 प्लस ही है मतलब सभी में। क्योंकि मैं जब बना रहा था तो मैंने वैसा कंटेंट उस टाइमिंग में मैंने बट गिने भी थे, तो मतलब 110 से 100 से 110 115 के बीच बीच में है। और सर
साथियों हमारा पूरा निबंध 10 पैराग्राफ में समाहित है, तो अधिकतम हमें 1000 शब्द लिखना है। 1000 से 11 साढ़े 1100 तक चलता है, मगर अगर आप अभी एक ही निबंध अकेले में पूरा टाइम दे दोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो और भी तो पेपर आपको सॉल्व करना है ना उसी टाइमिंग में। तो इस वजह से हमें इसमें सबसे ज़्यादा शब्दों की कसौटी मायने रखती है। तो चलो, मेरे द्वारा आपको जो निबंध प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें 10 पैराग्राफ में साथियों, और मैंने हर एक पैराग्राफ में 100 शब्द लिखने की कोशिश की है। हमने इस तरीके से अपने निबंध को डिज़ाइन किया। तो चलो देखिए साथियों, ये रहा आपके सामने पैराग्राफ। मैंने इस तरीके से एक कहानी के माध्यम से शुरू की है, तो हम इसे पढ़ते हैं। पर्यावरण, संघर्ष से समाधान और समाधान से सतत भविष्य की ओर। साथियों, ये हमारे निबंध की क्या है, हेडिंग है। ये हमारे निबंध की क्या है, टैगलाइन है। हमारे निबंध की हेडिंग क्या है, देखो, टॉपिक तो हमारा था पर्यावरण, और हमने इस तरीके से हल करना है, सतत संघर्ष से समाधान और समाधान से सतत भविष्य की ओर। ये हमने अपनी हेडिंग दे दी है साथियों, ठीक है। अब साथियों, जैसा कि एक बेहतर निबंध में एक स्लोगन होना चाहिए या उदाहरण होने चाहिए, तो साथियों मेरे हर एक पैराग्राफ में आपको पहले एक उदाहरण मिलेगा या स्लोगन मिलेगा साथियों। तो यहाँ पर एक लिखा है, पहला से हमने स्टार्ट किया है, धरती माँ की यही पुकार, हरा भरा रहे जग संसार। और इस तरीके से हम अपना निबंध स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको निबंध जो कराऊंगा वो एक काल्पनिक कहानी के आधार पर कराऊंगा, और मैंने इसका रीज़न भी आपको कल ही बताया था कि काल्पनिक कहानी जो होती है वो अपनी एक स्वयं की गढ़ी हुई कहानी होती है। साथियों, सबसे कठिन होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, उसका पहला शब्द लिखना, पहला अक्षर लिखना। और काल्पनिक कहानी की सबसे खूबसूरत विशेषता यह है कि ये आपकी स्वयं की कहानी होती है, तो इसमें इसे स्टार्ट करना आपके लिए सबसे आसान होता है। और जिस तरीके से अगर आपका एक बार पेन चलना स्टार्ट होता है ना, तो आपके मन का डर, आपके मन का भय समाप्त होता है और आपका पेन रुकता नहीं है। ठीक है साथियों, यही रीज़न है कि मैंने काल्पनिक कहानी के आधार पर चुना। तो मेरी कहानी है साथियों, एक छोटे से गांव में रहने वाला बालक प्रतिदिन नदी के किनारे खेला करता था। एक छोटा सा बालक था, वह प्रतिदिन नदी के किनारे खेला करता था। नदी का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब तथा मछली एवं कंकड़ पत्थर स्पष्ट दिखाई देते थे। ये हमारी काल्पनिक कहानी साथियों, एक छोटा सा बच्चा था, वह नदी के किनारे खेलता था। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब, मतलब जल में जो सूर्य है, जो अपना आकाश है, उसका एक प्रतिबिंब, मछली एवं कंकड़ पत्थर जो भी उसमें जीव जंतु थे वो स्पष्ट दिखाई देते थे। परंतु साथियों, वह बालक की जो प्राथमिक शिक्षा रही तब तक तो वो वहीं रहा। वह बालक प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु शहर में जाकर अध्ययन करता है। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत जब वह बालक अपने गांव उसी स्थान पर लौटता है तो देखता है कि नदी काले जल में बदल चुकी थी, वृक्ष कट चुके थे और बसंतों से भरी हरियाली जैसे गायब सी हो गई थी। मतलब साथियों, उस बालक का बचपन और उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच का जो सफ़र था, जो समय था, वो शहर में कटा। और वह अपनी उच्च शिक्षा के बाद जब अपने गांव में आकर लौटा तो उसने देखा कि वह जो खूबसूरती थी, वह जो आसपास का नज़ारा था, वो एकदम ही बदल गया था। जो नदी की स्वच्छ दल था, जो नदी की सुंदरता थी, वो एक काले जल में बदल चुकी थी, जिसमें प्रदूषण, उद्योगों से छोड़ा गया कचरा या पानी वो था। उसी के साथ साथ वृक्ष, जो हरे भरे वृक्ष थे, वह कट चुके थे। और जब स्वच्छ जल और हरे भरे वृक्ष थे तो वहाँ पर हरियाली भी पाई जाती थी, परंतु जब वृक्ष ही कट चुके थे तो बसंतों से भरी हरियाली जो आसपास का एरिया था वो भी क्या हो सकता था, वीरान सा हो गया था। यह देखकर उसके मन में प्रश्न उठा, उस बालक के मन में प्रश्न उठा। तो साथियों, देखा, जो हमारी एक काल्पनिक कहानी और इससे हम अपने टॉपिक से जोड़ने जा रहे हैं। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को इतना पीछे छोड़ दिया? क्या आधुनिकता का अर्थ केवल कंक्रीट के जंगल हैं? यही जिज्ञासा पर्यावरण विमर्श की भूमिका बनाती है। मतलब जो उस बच्चे ने वह माहौल देखा ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करके आने के बाद उसके मन में झंझोर दिया, उस माहौल ने उस बच्चे के मन को झंझोर दिया। उसके मन में जो
हड़कंप पैदा हुई, जो उथल पुथल पैदा हुई, तो उसके मन में साथियों बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए। उसके मन में क्वेश्चन पैदा हुए कि विकास की दौड़ में हमने अपनी प्रकृति को इस तरीके से बर्बाद कर दिया। क्या आधुनिकता का मतलब कंक्रीट के जंगल हैं, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कंक्रीट ही कंक्रीट है, क्या हमने वन को इस तरीके से समाप्त कर दिया? उसकी यही जिज्ञासा पर्यावरण की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इस तरीके से साथियों हम अपने सब्जेक्ट पर आ गए। देखा है ना साथियों, मतलब एक काल्पनिक कहानी कितनी आसान है कि एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से एक तो हमने एग्जामिनर के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दी और हम अपने सब्जेक्ट पर भी आ गए। और साथियों ये हमारी पहली शर्त यही थी कि हमें अपनी कहानी के माध्यम से अपने सब्जेक्ट पर प्रवेश करना। तो हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पर प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर देखो, यहाँ से उसके मन में प्रश्न उठे तो वह झंझोड़ दिया, ठीक है, कि आधुनिकता और कंक्रीट के जंगल। और यहाँ पर देखो यही जिज्ञासा पर्यावरण विमर्श की भूमिका तैयार करती है। मतलब इस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट पर यहाँ से हमने प्रवेश कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण केवल वायु, जल और भूमि का समूह नहीं है, बल्कि मानव जीवन की आधारशिला है। पर्यावरण क्या है? केवल वायु, जल या भूमि का समूह नहीं है, मानव जीवन की क्या है? आधारशिला है। यदि आधार ही कमज़ोर हो जाए तो विकास का भवन कितने दिन टिकेगा? इस तरीके से साथियों हमारा पहला ग्राफ समाप्त होते हैं। और इस पैराग्राफ में आपको समथिंग 100 से 110 शब्द ही मिलेंगे, क्योंकि जब मैं लिख रहा था उस टाइमिंग में मैंने शब्दों को काउंट किया था साथियों, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। और ये पूरे मैंने एक पेज में, जो मैंने ऐसे लिखा साथियों, जो पूरा एक पेज में आया, उसके बाद मैंने PDF डिज़ाइन किए। अगर आप बोलें तो मैं अगले टाइम से जो लेक्चर लूँगा वो मैंने जो हैंड राइटिंग लिखा है उसी में लूँगा। साथियों आपको राइटिंग अच्छी व्यवस्थित समझ में आए। क्या रहता है कि जब हम उसे PDF में बनाते हैं तो थोड़े से अक्षर उतने स्पष्ट समझ में नहीं आते, इस वजह से मैंने PDF में टाइप करके ये कर लिया था। मैं अपनी पर्सनल कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ, आप मुझे मैसेज करोगे तो, ठीक है। इसके बाद साथियों हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक पैराग्राफ में हम एक स्लोगन डालेंगे, एक आदर्श वाक्य डालेंगे, इससे हमारे पैराग्राफ में एक सुंदर चमक आती है साथियों। और मेरे हर एक पैराग्राफ में आपको यह मिलेगा। पहले मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों, ये रहा हमारा पूरा एक पैराग्राफ, पूरा पेज ये रहा, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि साथियों एक बेहतर निबंध में एक पेज में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए। मतलब एक बड़े पैराग्राफ को मैंने 3 से 4 पेज में छोटे छोटे 3 से 4 उप पैराग्राफ में बांटा है। तो देखिए इसमें 3 है, पहले वाले में 4 थे। इसमें क्या है कि आपका पेज भरा भरा भी दिखता है, एक सुंदरता भी दिखती है। और जितना छोटा पैराग्राफ अगर रहता है ना साथियों, तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं जाती है, वो इरिटेट नहीं होता। मतलब पैराग्राफ से वो चीज़ों को समझ लेता है, अपने आप को जल्दी से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता साथियों, जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी मानवता बच पाएगी। ये हमारा स्लोगन हो गया। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, एक सुंदर निबंध की विशेषता होती है क्रमबद्धता। और इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ, ठीक है। और दूसरा पैराग्राफ की शुरुआत देखो उसी पहले पैराग्राफ के आंसर से शुरू होता है। तो हमारा दोनों पैराग्राफ में क्या आ गई? इंटरलिंक आ गई। मतलब दोनों पैराग्राफ एक दूसरे से संबंधित है। देखो अगर जैसे कॉपी चेकर मेरा लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ता है कि यदि आधार ही कमज़ोर होगा तो क्या विकास का भवन टिक पाएगा, वो इतना अकेला पढ़ के उसके मन में एक जिज्ञासा जागेगी क्योंकि यार बच्चे इसका आंसर क्या देना चाहता है, तो वो मेरा दूसरा पैराग्राफ को ज़रूर पढ़ेगा। यही किसी भी पैराग्राफ को निबंध में लयबद्धता होती है। किसी भी निबंध को जोड़ने का ये सबसे बेहतर और सटीक तरीका है साथियों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट होता है उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने पर स्पष्ट होता है कि आज का पर्यावरण संकट मानव की अपार
लालसापूर्ण कृत्यों का क्या है, परिणाम है। मतलब जो पर्यावरण संकट आज उत्पन्न हुआ है वो मानव की अपार लालसापूर्ण कृत्यों का क्या है, परिणाम है। यूएनपीई की रिपोर्ट के अनुसार देखो साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि हमें रिपोर्टों को भी डालना है हमारे निबंध पे, तो हमने अपनी अपनी क्या रिपोर्ट जोड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2025 और 26 का भी वर्ष 2025 एवं 26 भी अत्यधिक गर्म वर्षों में गिने जाएंगे। और साथियों, वर्तमान की गर्मी तो आप देख ही रहे, 2025 में अभी जो चल रहा है, भारत में लगभग 50 वर्ष बाद सबसे इतना गर्म तापमान वाला ईयर अभी 2026 का ही है। देख रहे हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। गवर्नमेंट ने तक सजेशन दिया है कि आप अधिकतम टाइम अपने घर में ही रहें, इतनी तेज़ गर्मी है साथियों। इस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट भी जोड़ दिया और पहले पैराग्राफ का आंसर भी दे दिया। ठीक है साथियों, फिर इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और भोपाल जैसे नगरों में भी वायु की गुणवत्ता सूचकांक चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। मतलब दिनों दिन वायु की गुणवत्ता गिर ही रही है, और किस लेवल तक गिर रही है तो आपको भी पता है। यहाँ पर प्रश्न है, अब देखिए साथियों, हमारा पहला प्रश्न का आंसर यहाँ देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त हो गया, और दूसरे क्वेश्चन की हमने यहाँ से, और दूसरा क्वेश्चन हमने फिर से यहाँ पर क्या करिए, यहाँ से उसमें संभावना पैदा करती है कि जो हमारी वायु की गुणवत्ता गिर रही है, ये चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुकी है। तो हम मतलब हमने अपने पैराग्राफ को फिर से आगे पहुँचाए, तो हमने फिर से उसमें क्वेश्चन किए। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल सरकारी प्रयास दोषी है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से डाल दिया कि जो भी स्थिति है आज तापमान बढ़ रहा है, वायु की गुणवत्ता गिर रही है, क्या उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, दोषी है नहीं, अनाधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली भी समान रूप से जिम्मेदार है। कहने का मतलब कि इन सब के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हमारी जो अनाधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली है, यह भी जिम्मेदार है। इसलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी की युक्ति आज स्पष्ट प्रतीत होती है। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो करेंगे। हमने पर्यावरण का इतना अति से ज़्यादा दोहन कर लिया कि उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। यदि प्रदूषण की गति यही रही तो आने वाली पीढ़ी या शुद्ध वायु के लिए भी संघर्ष करेंगी। अगर हमने पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका साथियों, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वह शुद्ध वायु के लिए क्या करेगी, संघर्ष करेगी। जैसे आज कोविड में देख लिया ना, ऑक्सीजन की कितनी महामारी थी जैसे आज बोतल में पानी मिलता है ना, वैसे ही फिर ऑक्सीजन की भी कहानी आएगी साथियों, अगर हमने सुधार नहीं किया। तो कोविड के टाइमिंग में तो तुमने देख ही लिया, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड आई थी, कितनी किल्लत आई थी। तब समाधान क्या हो सकता है? देखिए साथियों, हमारा दूसरा पैराग्राफ का जब अंतिम पॉइंट लिखा तो हमने फिर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए, ताकि एग्जामिनर के मन में फिर जिज्ञासा जागेगी, यार तीसरा पॉइंट में इसका क्या समाधान होगा। इस तरीके से साथियों हम अपने पैराग्राफ, अपने निबंध में लयबद्धता एवं क्रमबद्धता क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा तीसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, जो तीसरे पेज में आएगा। मेरा एक पैराग्राफ पूरा एक पेज में गया साथियों। ठीक है, देखिए मैंने मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है कि एक पैराग्राफ एक पेज में ही समाप्त हो जाए। इसमें भी देखिए मैंने 1, 2, 3 और 4 मतलब सब जो पैराग्राफ एक पैराग्राफ को सब पैराग्राफ में तोड़ा था, इसमें भी 4 कर दिए। छोटे छोटे स्पष्ट पढ़ने में समझ भी आ रहा है। चलिए जी, मैंने आप पूरा दिखा दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने निबंध में बोला, हमारी परंपरा रही, एक स्लोगन हमने फिर डाला। देखिए साथियों, है ना, यहाँ पर पेड़ बचाओ जीवन संवारो।
सजाओ। पेड़ बचाओ, जीवन सजाओ। ठीक है साथियों, ये हमारा यहाँ पर क्या है, हमने एक स्लोगन डाला, टाइटल डाला। ठीक है, अब इसके बाद समस्या के मूल में, समस्या के मूल में मतलब हम समस्या का अध्ययन किया तो समस्या के मूल में वनों की कटाई सबसे गंभीर कारण है। ठीक है साथियों, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुछ क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ा है, किंतु शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक वन निरंतर घट रहे हैं। जो 23 की वन स्थिति रिपोर्ट जो आई उसमें कुछ हद तक तो हरित आवरण बढ़ा, परंतु शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण घटा। और इसका जीता जागता उदाहरण तो हमारा एमपी है ना। एमपी में पूरे भारत की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक वनों में कमी हुई है। तो सबसे अधिक वनों में कमी हमारे तो मध्य प्रदेश में ही हुई है साथियों। हम दूसरे के ऊपर क्यों देखें, हम तो अपने एमपी को देखें ना। लगभग हमारे एमपी में 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है वनों की, सिर्फ हमारे एमपी अकेले में। लगभग देख रहे हो, हम विकास करने की अपेक्षा हमारे एमपी में वनों की वृद्धि होने की अपेक्षा तो हमारे खुद एमपी में कमी हुई है। देख रहे हैं ना, इस तरीके से यही कह रहा है पैराग्राफ। हम आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों अमेज़न से लेकर अरावली तक पर्वतों का विनाश जलवायु परिवर्तन को तीव्र कर रहा है। और साथ ही अरावली की तो वर्तमान घटना आपके सामने अभी प्रत्यक्ष की घटना आपने देख ही ली। अरावली की क्या कहानी बनी है कोर्ट का तक डिसीजन कि अरावली की परिभाषा किस तरीके से बदल रही है, और किस भाग को अरावली माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, किस ऊंचाई को नहीं माना जाएगा। साथियों इतना तो आप कॉमन सेंस आपके अंदर भी आज समझते हो। जैसे कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया कि इतने ऊपर की हाइट के बाद वाले स्थान अरावली माने जाएंगे। मुझे आप सब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या मतलब अरावली उतने ऊपर से शुरू हो जाती, उसका नीचे आधार में कुछ नहीं है? अरे भाई आधार बनेगा तब तो हाइट बनेगी ना, अगर आधार ही नहीं रहेगा तो हाइट कहाँ से आएगी? और समझ एक उन लोगों की मानसिकता देख के मतलब क्या ही लगता है कि जो लोग किस लेवल तक सोच रहे हैं। आप सोचो, अगर आधार ही नहीं रहेगा, मतलब जैसे कि उन्होंने 100 लिया है और जो भी लिया है समथिंग, तो क्या अगर 100 से छोटे हैं या जो 100 से ऊपर है, तो भाई जो 100 से ऊपर खड़ा है उसके नीचे भी तो 100 से कम है ना। अगर आप 100 से कम वाले को छांट दोगे तो क्या वो वैसे ही खड़ा रह जाएगा सीधा? मतलब मानसिकता देख के लगती है कि क्या ही सोच रही है। ठीक है, तो अमेज़न के जंगल से लेकर अरावली के वन तक का विनाश जलवायु परिवर्तन को तीव्रता से बढ़ा रहा है और तीव्र कर रहा है। वृक्ष केवल साथियों हमें वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वृक्ष केवल हमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बल्कि वर्षा चक्र, मृदा संरक्षण, जैव विविधता एवं मानव की जो साथियों जो दैनिक दिनचर्या रहती है ना, बहुत सारी औषधियाँ सब कुछ हमें वहीं से प्राप्त होती हैं साथियों। ऐसा कुछ मतलब आप अपने हिसाब से पॉइंटों को और ऐड कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है। जब आप नोट करो तो अपने हिसाब से अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट सजेशन लगते हैं तो आप इसी को ऐड कर सकते हो। पर साथियों क्या है कि मैंने कम, वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली कहानी की, तो सब छोटे में कम में सब कुछ समाहित करने की कोशिश की। जब विविधता में वो सब कुछ ही आ जाता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर बीच में एक डाल दिया कि अब हमें हम अभी देखो हमने वृक्षारोपण के बारे में पढ़ा, तो हम अब वृक्षारोपण में वन बचाएंगे, इस वजह से मैंने इसको डाल दिया। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब है। अब इसके आगे का पूरा आपको कंप्लीट करने की ये क्या है, कबीरदास जी ने पूरा क्या बोला है। काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, परलय परलय होएगा बहुर करेगा कब। ठीक है साथियों, अब हम इसको आगे चलते हैं। देखिए, यदि वृक्षारोपण को केवल सरकारी कार्यक्रम मान लिया गया तो क्या वास्तव में परिवर्तन आ पाएगा? मतलब वृक्षारोपण केवल सरकार की जिम्मेदारी है, तो सोचिए क्या वास्तविक परिवर्तन हम जो लाना चाहते हैं वो आ पाएगा? क्या हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी ऐसे में है? क्या हमारा जो लक्ष्य है ठीक है साथियों, इसलिए समाधान के रूप में सामुदायिक वन प्रबंधन, पेड़ लगाओ,
पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान या पेड़ लगाओ नामक अभियान विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा अनिवार्य बनाना होगा। किंतु क्या केवल वृक्षारोपण से संकट समाप्त हो जाएगा? मतलब जो सरकार के जो प्रयास हैं कि सामुदायिक वन प्रबंधन करें, पेड़ लगाओ, या एक पेड़ माँ के नाम अभियान सरकार ने जो चलाया है, या हम विद्यालय स्तर पर बच्चों को उच्च शिक्षा में उनको जो शिक्षित कर दें, क्या इतने से ही समाधान निकल जाएगा? नहीं साथियों, हमें अपने प्रयासों को धरातल पर भी उतारना होगा। ठीक है साथियों, हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आपको फिर से ये एक पेज दिखा देता हूँ मैं पूरा, एक बार मैं पूरा पेज इस वजह से दिखा रहा हूँ साथियों कि ताकि जब भी आप कॉपी में नोट करो तो एक बार देख लें कि हमें, देखो इस पेज में 1 2 3 4 पैराग्राफ हैं, तो आपको वो उस हिसाब से नोट करते टाइम आपको मतलब पेज डिज़ाइन करने में दिक्कत ना जाए, इस वजह से मैं पेज दिखा देता हूँ आपको पूरा। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 पैराग्राफ हैं। ठीक है, अब मैं एक एक पैराग्राफ को आपको डिस्कशन करूँगा। मैं आपको एक बार स्क्रीन में एक ही पैराग्राफ दिखाऊंगा, तो आप इतना कोशिश करना है कि हम स्क्रीन में जो शो हो रहा है वो पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, मतलब सब पैराग्राफ है। चलिए आइए। जल है तो कल है, यही प्रकृति का संबल है। ठीक है साथियों, वृक्षों के साथ साथ जल संकट भी पर्यावरण संतुलन का बड़ा कारण बन चुका है। कहने का मतलब यह है कि केवल पर्यावरण की कटाई ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ जल संकट तो अभी हम देख ही रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत के कई शहर विशेषकर क्या साथियों, भारत के कई शहर, इसी में भारत के कई शहर, उसमें विशेषकर साथियों हमारा जो एमपी है उसका बुंदेलखंड क्षेत्र। साथियों देखा, इसके लिए तो समस्या चलती रही। हमारे एमपी का एक सूखाग्रस्त क्षेत्र बोला जाता है इसे, बुंदेलखंड, जो जहाँ पानी की समस्या है। में जल संकट तेजी से बढ़ रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और वर्षा का स्वरूप अनियमित होता जा रहा है। ठीक है साथियों, इस तरीके से जल संकट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम हमारे 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, सब पैराग्राफ हम इसे एक साथ ले लेते हैं दोनों को। ठीक है, हाल ही में हिमालय क्षेत्र में बादल फटने आपने देख लिए, उत्तराखंड का क्या हाल हुआ या पंजाब का क्या हाल हुआ बाढ़ में, देख लिए किस तरीके से बाढ़ आई है ना। या दक्षिण भारत में सूखे की घटना, इसी असंतुलन का क्या है साथियों, परिणाम है। प्रश्न यह है कि क्या केवल प्रकृति को दोष देना कहाँ तक उचित होगा? मतलब इन घटनाओं के लिए हम प्रकृति को दोष देते हैं कि बादल फट रहे हैं, या पंजाब की स्थिति हुई, या दक्षिण भारत में सूखा आया, या हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा है। इसके लिए हम कहाँ तक केवल प्रकृति को दोष देंगे क्या, कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि भैया नहीं तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये तो प्रकृति की गलती है, वो ऐसा करती है। तो क्या प्रकृति को दोष देना कहाँ तक सही होगा साथियों, बताइए। एक बार क्वेश्चन कीजिए अपने आप से। वास्तव में जल का अत्यधिक दोहन, प्लास्टिक प्रदूषण और जल संरक्षण के प्रति उदासीनता ही इसका क्या है, मुख्य कारण है। इसका क्या है साथियों, मुख्य कारण है। ठीक है, इसके बाद इसके समाधान हेतु जल संरक्षण, तालाब पुनर्जीवन, नमामि गंगे जैसी योजना, और अभी मध्य प्रदेश सरकार कौन सी स्कीम चला रही है, आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है साथियों, जैसी योजनाओं को वो स्कीम इसमें इंक्लूड करने में आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे साथियों। जलगंगा संवर्धन अभियान साथियों, उसे यहाँ पर इंक्लूड कर देना। ठीक है, योजनाओं को जन आंदोलन बनाया होगा। किंतु क्या सरकार के प्रयास पर्याप्त होंगे?
क्या सरकार के प्रयास केवल पर्याप्त होंगे हम जल बचाने के लिए? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ मैं। ये रहा साथियों, इसमें 1 2 3, इसमें भी 4 पैराग्राफ हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखे इस वजह से हम एक बार में क्या करते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, हम 1 सेकंड, एक बार में हम 2 पैराग्राफ ले लेते हैं और दो एक बार में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा। पहला तो स्लोगन, स्वच्छ वायु पर सबका अधिकार तभी सुरक्षित होगा संसार। स्वच्छ वायु पर हो सबका अधिकार तभी सुरक्षित होगा संसार। साथियों, यह स्लोगन आपके आंसर में 4 चांद लगा देंगे, याद रखना। लीजिए, अब हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, है ना, आगे का। जल संकट के समाधान के साथ वायु प्रदूषण की चुनौती भी सामने आती है। जल संकट के समाधान के साथ साथ वायु प्रदूषण की चुनौती भी क्या आती है, हमारे सामने आती है। ठीक है साथियों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व लिखा है, विश्व के प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर शामिल हैं साथियों। जो WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें वायु प्रदूषण में 100 में जो टॉप 100 सिटी में, इसमें तो भारत के जो टॉप सिटियाँ हैं ना वो शामिल हैं। ठीक है साथियों, कई सिटियाँ शामिल हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, उद्योगों से उत्सर्जित होने वाला जल, वायु का धुआं, वाहनों का धुआं इस समस्या को और अधिक विकराल बना देते हैं। यहाँ संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। यहाँ पर हमारा संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि विकास के लिए उद्योग भी जरूरी हैं साथियों। उद्योगों के बिना विकास नहीं हो सकता है, यह तो अटल एवं कटु सत्य है, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है साथियों, अतः समाधान उद्योग विरोधी नहीं बल्कि हरित उद्योगी हों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन आदि सकारात्मक विकल्प दिशा प्रदान करते हैं। भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसी सोच का उदाहरण है। भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसी सोच का क्या है, उदाहरण है। ठीक है साथियों, फिर भी क्वेश्चन बनता है कि क्या तकनीक के साथ सामाजिक चेतना का विकास भी उतना ही आवश्यक है। मतलब तकनीकी विशेषता की या हरी ग्रीन एनर्जी या ग्रीन खाद या जैविक खाद के साथ साथ सामाजिक चेतना का विकास भी आवश्यक है। ठीक है साथियों, हम अपने पर्यावरण के विकास के लिए या पर्यावरण बचाने के लिए क्या सामाजिक चेतना की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ समाप्त होता है और हम नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पेज। ठीक है साथियों, ये हमारा एक पूरा पैराग्राफ रहा। अब हम इसमें देखो, हमारे 1 2 3 सब पैराग्राफ हैं, मतलब 3 छोटे छोटे टॉपिक हमने अपने जो मुख्य पैराग्राफ है उसे हमने 3 सब टॉपिक में 3 सब पैराग्राफ में तोड़ दिए। ठीक है, अब हम पहले का अध्ययन करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए, प्रकृति से प्रेम बढ़ाओ, प्लास्टिक से दूरी बनाओ, ये हमारा स्लोगन हो गया। प्रकृति से प्रेम बढ़ाओ, प्लास्टिक से दूरी बनाओ। ठीक है साथियों, मैं सोचता हूँ कि एक पैराग्राफ में आपको एक ही बार में पूरा दर्शा दूँ। एक सेकंड जी, अब अगर हमारा भाई जी कहीं और बैठ जाए, नहीं वो यहीं जाके बैठ रहा है, चलिए ठीक है।
सामाजिक चेतना के अभाव में प्लास्टिक प्रदूषण आज वैश्विक महामारी बन गया है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में करोड़ों टन प्लास्टिक पहुंच चुका है। ठीक है साथियों, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में आ गया है। देख लिए ना साथी, कोरल किस तरीके से समाप्त हो रहा है। हमारा लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार वाला एरिया या हमारा जो भी समुद्री तट है उसकी हालत आप देख ही रहे हो किस तरीके से हो रही है। इसके बाद है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु व्यवहार में इसका पालन सीमित दिखाई देता है। आपने आज भी मार्केट में देखो प्लास्टिक वाली सिंगल यूज वाली पॉलीथीन चल रही। अपन सब्जी लेके आते हैं खरीद के, आधा किलो लो चाहे 1 किलो लो, वो प्लास्टिक वाली पॉलीथीन मिल जाती है और लाके अपन क्या फेंक देते हैं, है ना। मतलब एक ही बार यूज करे और उसे फेंक दिए। मतलब साथियों, आदमी की मतलब इतनी कल्चर बन गई है कि वो झोला लेके साथ में नहीं लेके जा सकता है। थैला बोलते हैं जैसे, वो थैला लेके साथ में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी ना थैला लेके जाएगा तो। मतलब कैसी मेंटेलिटी है, और इसका दुष्प्रभाव ही हम अपने पर्यावरण पे देख रहे हैं। साथियों, प्लास्टिक को देखिए कितना, अगर हम आग में जलाते हैं तो कितनी दुर्गंध या कितनी विषैली गैसों निकलती हैं, और अगर तुम वैसे ही फेंक दो तो वो वैसे भी नहीं सड़ती है। ठीक है साथियों, तो इसी में फिर आगे देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा की भांति यदि हम केवल सरकारी प्रयासों को दोष दें कि प्लास्टिक के निराकरण में केवल हम किसको दोष दें, सरकारी प्रयासों को दोष दें, तो यह कहानी उसी प्रकार है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा की भांति हम केवल सरकारी प्रयासों को दोष दें और केवल प्लास्टिक का उपयोग जारी रखें तो समाधान अधूरा रहेगा। ठीक है साथियों, समाधान कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा। तो इसका निराकरण कैसे हो सकता है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। निराकरण देखिए, अतः हम कपड़ों के थैलों का यूज करें, पुनर्चक्रण वाले उद्योगों का यूज करें। हम थैला लेके जाएं, अपने जो भी फटे पुराने या जो पुराने कपड़े रहते हैं उनके थैला बना लें घर में। अब अधिकतम सभी के घर में मशीन तो रहती है, अपन वो वाले थैला बना लें, या मार्केट में आते हैं थैले कपड़े वाले, वो वाले खरीद लें। ठीक है, उद्योग और जन जागरूकता अभियान आवश्यक है। लेकिन क्या पर्यावरण संरक्षण केवल कानूनों तक संभव है, या इसके लिए नैतिक परिवर्तन भी चाहिए? साथियों, क्या पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या केवल सरकार प्रयास करेगी? सरकार की जिम्मेदारी, हमारा अपना खुद का कोई दायित्व नहीं बनता है। याद रखना साथियों, आप पर्यावरण से जितना लोगे उतना ही रिटर्न करोगे, तो पर्यावरण आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा, आपके साथ अच्छा रहेगा। परंतु आप केवल पर्यावरण का शोषण करोगे तो वह, जब आप किसी का दोहन करते हो, आप किसी के साथ गलत करते हो, तो वो सामने वाला भी प्रत्युत्तर देता है। तो आपको भी पता है ना, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ। उसी प्रकार से अगर आप पर्यावरण का केवल शोषण करोगे तो आपको उसके गलत परिणाम ही तो दिखेंगे, अच्छे परिणाम कहाँ से दिखेंगे। यही तो बोल रहा है कि केवल क्या कानूनी प्रयास ही सब कुछ हैं, हमारी स्वयं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, फिर हम अपनी इसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रहा नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए साथियों, इसको भी मैं आपके सामने पूरा एक पेज में शो कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी साथियों 1 2 देखिए, ये 1 सेकंड साथियों, ये पहला हो गया, ये गांधी जी का कोटेशन हो गया। मतलब आप इससे समझ रहे हो ना, अगर कोटेशन सही बैठ रही है या किसी के द्वारा दिए गए शब्द सही बैठ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम एक पैराग्राफ में एक ही लेंगे। एक पैराग्राफ में आप 1 2 या 3 ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर ऐड किया है ना, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, बशर्ते उसकी सटीकता वहाँ पर सिद्ध होनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं कि कुछ भी मुँह उठा के डाल दिए, वो चीज़ें सटीक होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ इसमें भी 1 2 3 पैराग्राफ बनाया और इसमें हमने 2 कोटेशन डाल दी। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहले तो हमारा पैराग्राफ है, पर्यावरण रक्षा बने संस्कार, तभी सजेगा भविष्य अपार। मतलब पर्यावरण की रक्षा हमारा संस्कार बनेगा, तभी तो हमारा भविष्य संवरेगा, सजेगा।
ठीक है साथियों। फिर आगे देखिए, नैतिक परिवर्तन के बिना पर्यावरण का संरक्षण अधूरा है, मतलब हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन करना होगा। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता माना गया है, नदियों को देवी बोला जाता है, एवं वृक्षों की पूजा की जाती है, और पर्वतों को हम देवतुल्य मानते हैं। ठीक है साथियों, अभी भी तो हम बोलते हैं कि तुलसी माता की, हम तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं। नदियों को तो हमारे देव में देवियों की तरह पूजा जाता है। गंगा नदी को देख लो आप, आज क्षिप्रा नदी को देख लो, आप गोदावरी को देख लो, यमुना को देख लो, किसी भी नदी को देख लो, आज हम पूजा करते हैं। और भारत की जीवनदायिनी तो गंगा, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की रेखा माता नर्मदा की हम किस तरीके से पूजा करते हैं आप देख ही रहे हो, जित आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है साथियों। मतलब निबंध में देखो वही है जो हम वास्तविकता में देख रहे हैं, और निबंध में कसौटी भी है। ठीक है, यही तो एक निबंध की विशेषता है कि उसमें अपनापन भी हो, सब कुछ दिखे, और वो सही तरीके से कसा भी हो, अपनी कसौटियों पर वो क्या उतरे, खरा उतरे। ठीक है साथियों। हाँ, फिर हम देखो, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है। जो हमारा नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, वो मनुष्य की क्या कर सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। पर किसी एक के लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती साथियों। अगर आपके मन में लालच पैदा हो जाएगा ना, तो आप की मतलब जो आवश्यकता है ना, फिर वो लालच की जो भूख होती है ना, वो आपका कभी समाप्त नहीं होगा। और यह कोटेशन किसका है साथियों, यह महात्मा गांधी का है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण साथियों। अगर आपको कोटेशन जिसने दिया है, अगर आप वह लिख दोगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ये आपके आंसर को प्रमाणिकता देता है कि यार बच्चे में गहरी समझ है, बच्चे को चीज़ की समझ है, मैं ऐसे अंधे में अनाधुंध तीर नहीं चला रहा है। अगर आपको नहीं है तो मत लिखिए, पर अगर पता है तो वहाँ पर ज़रूर ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आज उपभोक्तावाद और अनाधुंध भौतिकवाद ने इसी संतुलन को बिगाड़ दिया है। शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय नैतिकता, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान और युवाओं की सहभागिता। साथियों, जो सहभागिता लिखा है, ठीक है, सहभागिता है ना, ये वाले जो अक्षर जे कुछ नहीं है, ठीक है, ये सहभागिता लिखा है, ठीक है। ये जो बीच में जो लिख दिया इसने, ये नहीं है, भाभट्टे का वजह। सहभागिता समाधान की दिशा महत्वपूर्ण कदम होगी। ठीक है साथियों, यदि बचपन से प्रकृति प्रेम विकसित किया जाए तो क्या भविष्य अधिक सुरक्षित नहीं होगा। मतलब क्या आप कल्पना कीजिए कि आपको बचपन से देख, आज भी इंसान के अंदर अपने बचपन या घर के संस्कार झलक जाते हैं साथियों। तो कल्पना कीजिए कि उस इंसान को या उस बच्चे को बचपन में ही पर्यावरण का महत्व बता दिया जाए, प्रकृति का महत्व बता दिया जाए, उसे प्रकृति प्रेमी बना दिया जाए, तो क्या भविष्य अधिक सुरक्षित नहीं होगा। मतलब पर्यावरण भविष्य में अधिक सुरक्षित नहीं होगा। जी भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे आप पूरा देख लीजिए, है ना, तो इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है साथियों, इस तरीके से इसमें भी देखिए 1 2 3 मैंने 4 पैराग्राफ बनाया है। मैं पेज इस वजह से दिखा देता हूँ कि जब आप ऐसे नोट करोगे तो आपको है कि भाई मुझे पूरा एक मेरा जो बड़ा पैराग्राफ है वो कितने सब पैराग्राफ में टूटा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप मतलब आपको पेज डिज़ाइन करने में दिक्कत ना जाए। और हर पैराग्राफ की पहचान तो साथियों हमने ये है अपनी कोटेशन जो हम दे रहे हैं, है ना, ऐसा। और साथियों जी हमारे चैनल का नाम है सफलता IQ @PKY। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होता है,
हरित तकनीकी अपनाइए, पृथ्वी को स्वर्ग बनाइए। कहने का मतलब हरित तकनीकी अपनाइए, मतलब हरित तरीके से, पर्यावरणीय तरीके से अपने जो भी उपभोक्तावादी दुनिया है उसमें हरित पर्यावरणीय तरीका अपनाइए और प्रकृति को क्या बनाइए, फिर से बेहतर स्वर्गीय बनाइए। ठीक है साथियों, युवाओं और शिक्षा की शक्ति को देखते हुए भारत ने अनेक सकारात्मक पहल की। साथियों देखो, मेरे हर एक पैराग्राफ में जो मैं स्लोगन डाल रहा हूँ ना, उसी के इर्द गिर्द हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है और हमारा उस पहले वाले पैराग्राफ से दूसरा वाला पैराग्राफ भी क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है। यही तो विशेषता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको याद कर लेना है या बताना है। ठीक है, एनजीटी, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन लाइफ जैसे प्रयास विश्व स्तर पर सराहे गए। मतलब भारत ने ऐसे जो प्रयास किए जिनकी विश्व ने भी सराहा कि आपने पर्यावरण के प्रति या पर्यावरण के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों को सराहा गया साथियों। ठीक है, दो आ जाएंगे यहाँ पर इसी में। भारत आज नवीन ऊर्जा क्षमता में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो दर्शाता है कि विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। जो वर्तमान में साथियों ग्रीन एनर्जी के लिए भारत के द्वारा जो भी इतने प्रयास किए जा रहे हैं वो आप देख ही रहे हो। तो उसी ने बोला है कि भारत आज नवीन ऊर्जा क्षमता में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो दर्शाता है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि क्या हैं, पूरक हैं। अपितु चुनौतियां अभी भी शेष हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी, शहरी कचरे का प्रबंधन, शहर में तो कचरा प्रबंधन के क्या ही हालत हैं वो भी आपने देखे हो, और औद्योगिक प्रदूषण, मतलब उद्योगों से निकलने वाला धुआं या उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, गंदा जल। देखा जाता है कैसे गंदे जल को हम नदियों में छोड़ देते हैं। यमुना का दिल्ली से लेके यहाँ तक आने का क्या स्थिति है, मतलब किस हाल पर गुजरती है वो देखे। यहाँ तक कि हमारी जो दामोदर नदी की भी कहानी देख लो आप। जो हमारा झारखंड वाला एरिया है उसे जैविक मृत मरुस्थल बोला जाता है। वही रीज़न है कि मतलब पानी हम अपने जो उद्योगों का पानी है वो एकदम लाके नदियों में छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर उस एरिया में हमारी दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल बोलते हैं। अतः बहुआयामी समाधान जैसे सरकार, समाज, उद्योगों का प्रबंधन और व्यक्ति सभी के संयुक्त प्रयास से ही यह समस्या का निदान संभव है। यदि क्या यही सामूहिक उत्तरदायित्व भविष्य की कुंजी नहीं है। मतलब सरकार, समाज, उद्योग और व्यक्ति एक साथ एकजुट होकर प्रयास करें तो क्या पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित करना संभव नहीं है। और क्या यही भविष्य की कुंजी नहीं है कि जो सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है साथियों, पहले मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। हम 9वें पैराग्राफ पे पहुँच गए साथियों। ठीक है, मतलब अभी हमने 800 शब्द समथिंग 800 साढ़े 800 शब्द कंप्लीट कर लिए। इसके बाद ये रहा साथियों हमारा, इसमें देखिए ये तो हमारा स्लोगन है 1 2 3। इसमें भी साथियों हमारे कितने पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ हैं। ठीक है साथियों, अब हम फिर से अध्ययन करते हैं।
आज का संकल्प आज का संकल्प बनेगा कल की आज का संकल्प बनाएगा कल का सुरक्षित पर्यावरण। मतलब आज आप जो भी प्रयास करोगे वो कल आपको आपके पर्यावरण में रिटर्न दिखाई देगा। ठीक है साथियों, जब समाज और सरकार मिलकर कार्य करेंगी तो परिणाम और भी अधिक सकारात्मक दिखाई देंगे। कई राज्यों में जल संरक्षण अभियान से भूजल स्तर सुधारा जा रहा है। इसी में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या चला रहा है, अपना जलगंगा संवर्धन अभियान। साथियों, इस कोटेशन को आप या तो वहाँ भी जोड़ सकते हैं या तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, पर इसे एक बार ऐड जरूर कर लेना। ठीक है, क्या बोला मैंने, जलगंगा संवर्धन अभियान, जो मध्य प्रदेश सरकार का अभियान। साथियों, इस पर मैं जोर इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हम एग्ज़ाम एमपी का दे रहे हैं और ये एमपी की स्कीम है। साथियों, एक चीज़ थोड़ा सा ये तो वो तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, पर मैं एक वास्तविकता बता रहा हूँ। आप जितने से अधिक उदाहरण अगर एमपी के दोगे, एमपी की स्कीम बताओगे, तो वो सेंट्रल स्कीम या वर्ल्ड की अपेक्षा आप में क्या स्कीम आपके अंदर ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करेंगी। जैसे अगर हम रिपोर्ट वर्ल्ड की लेते हैं तो वर्ल्ड में हमारी स्थिति क्या है, वहाँ पर हमारी वर्ल्ड की स्थिति और एमपी की, देखो अगर हम अपने की विषय अगर जैसे हम तुलना करें तो अगर हम वर्ल्ड से करेंगे तो बेहतर प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम प्रयास की बात करें तो हम अपने एमपी के प्रयास और भारत के प्रयास में भारत के प्रयासों की अपेक्षा एमपी के प्रयास ज़्यादा कारगर होंगे और ज़्यादा झलक दिखाएंगे, आपके आंसर में ज़्यादा चार चांद लगाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम एमपी का दे रहे हो, पीएससी में आपको मध्य प्रदेश में ही आपको जॉब करना है। तो इससे आपको ये होगी कि भाई आप ग्राउंड लेवल पर या उस राज्य के बारे में कितना अधिक जानते हो। समझे कहने का मतलब, इस वजह से मैंने उस स्कीम पर ज़्यादा जोर दिया। हो सकता है मैंने उसे कहीं ना कहीं तो ऐड किया होगा, लास्ट पैराग्राफ तक मिल जाएगा वो। या रह गया होगा तो साथियों आप उसे एक बार कहीं भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, अभी हमारे 2 पैराग्राफ बचे हैं, एक बार आप इन्हें तो समाप्त होने दीजिए, इसके बाद देखते हैं हम क्या वो छूटा है या मैंने करा दिया है। ठीक है, ये हमारा देखिए साथियों, अब आगे स्वच्छ भारत अभियान से हमें खुले में शौच की समस्या कम हुई। हमने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उससे हमें क्या हुआ कि खुले में शौच की समस्या में हमने निदान पाया। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन घटा है। यह यथार्थ से आदर्श की ओर की क्या है, आदर्श की ओर यात्रा का संकेत है। परंतु साथियों, परंतु यह भी सत्य है कि केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, इनका प्रभावी क्रियान्वयन और जन सहभागिता भी क्या है, अनिवार्य है। मैं यही तो बता रहा हूँ, नहीं तो कागज़ में कितनी योजना कितनी स्कीम बनी है और दब चुकी है, इतनी तो सरकार को भी नहीं पता होगी कि मैं एक साल में कितनी, ये सच है कि मैं एक साल में कितनी योजना या कितनी स्कीम चालू करती हूँ। जिस मंत्रालय ने चालू किया उस मंत्रालय को भी नहीं पता होगी कि मैं कितना चालू कर चुका हूँ। समझे, उनका धरातल में यूज भी होना चाहिए। यदि प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करे, जैसे जल बचाइए, वृक्ष लगाइए, प्रदूषण घटाइए आदि, तो पर्यावरणीय क्रांति संभव नहीं होगी। बताइए, अगर हम ऐसे प्रयास करें तो क्या पर्यावरणीय क्रांति संभव नहीं होगी? सोचिए एक बार। और ये रहा साथियों आज का हमारा लास्ट पैराग्राफ। इस तरीके से हमारा ऐसे अंतिम पड़ाव की ओर है। एक बार देख लीजिए, इसमें भी कितने हैं, मैं काउंट करके इस वजह से बना देता हूँ कि जब आप कॉपी में लिखोगे तो सुव्यवस्थित तरीके से एक बार वहीं लिख लो। देखो 1 2 3, हाँ इसमें 3 है साथियों, 3 ही है। ठीक है, इसमें 3 पैराग्राफ हैं। तो हम पहले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं।
यहाँ तक जा रहा है। नहीं साथियों, ये हमारा पहला पैराग्राफ असंभव नहीं है यहाँ पर समाप्त होगा, है ना। ठीक है, ऐसा आएगा। हरा भरा हो भारत सारा, यही भविष्य का है नारा। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीतियां नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व पर भी क्या है, प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीतियां ही नहीं, बल्कि मानव के अस्तित्व पर भी क्या है, प्रश्न है। समस्या गंभीर है अवश्य, परंतु असंभव नहीं। समस्या विकराल जरूर है, परंतु कैसी, असंभव नहीं है। हम इससे भाग नहीं सकते हैं। वर्तमान प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जागरूकता, तकनीक, सामूहिक इच्छा शक्ति से परिवर्तन संभव है। अब आवश्यकता यह है कि विकास का मॉडल प्रकृति के अनुसार हो, सम्मत हो और मानव अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझें। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम अपने समापन की ओर हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर विश्व आगे बढ़ेगा। ये हमारा स्लोगन है, देखो हमने इसे भी यहाँ पर जोड़ दिया। ये भारत इस संकल्पना को मानता है, ये भारत की संकल्पना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर यदि विश्व आगे बढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ वायु, निर्मल जल और हरित आने वाली पीढ़ी को साथियों, पीढ़ी को यहाँ पर बीच में को आएगा, हाँ यहाँ पर क्या लिख लेना, को लिख लेना। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वायु, निर्मल जल और हरित धरा मतलब हरित भूमि उपहार में मिलेगी, का उपहार पाएगी। तब हमारा भारत केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय आदर्श राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु कहलाएगा। और इस तरीके से हमारा निबंध पूर्णतः समापन की ओर जाता है। साथियों देखिए, मैंने अपने निष्कर्ष में समस्याओं का एकदम समाधान दिया, किसी प्रकार का प्रश्न जिज्ञासा छोड़ा नहीं और एक सटीक समाधान दे दिया। इस तरीके से हमारे निबंध ऐसे होते हैं और हमारे समापन में कोई क्वेश्चन चिन्ह नहीं लगा, तो इस तरीके से हमारा निबंध पूर्णतः समाप्ति की ओर गया है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों, इस तरीके से साथियों हमने 1000 शब्दों का अपना निबंध कंप्लीट कर लिया है। ठीक है साथियों, एक बार दिखा देता हूँ पूरा। ये हमारा आज का थंबनेल था साथियों, पर्यावरण टॉपिक को कह के निबंध है ना। ठीक है, जो आपने देख लिए। इसके बाद इसमें जो भी सटीकता थी, जो आगामी पेज था वो था। ठीक है साथियों, ये हमारा पहला पैराग्राफ था, यहाँ ये हमारा दूसरा पैराग्राफ था, है ना। ये हमारा तीसरा पैराग्राफ था, ये हमारा चौथा पैराग्राफ था, ये हमारा यहाँ से 5वां पैराग्राफ हुआ, ये 6वां पैराग्राफ स्टार्ट हुआ साथियों, है ना। इसके बाद ये हमारा 7वां पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ये हमारा 8वां पैराग्राफ था, ये हमारा 9वां था और ये हमारा अंतिम 10वां साथियों। तो साथियों मैं आपके लिए जो भी बेहतर प्रयास कर सकता था मैंने अपना 100% दिया साथियों, 100 प्लस 10% दिया साथियों, एकदम बेहतर से बेहतर। साथियों मैं यही नहीं कहता कि मेरे द्वारा बताया गया या लिखवाया गया निबंध ही सर्वश्रेष्ठ है। साथियों मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मैं यही नहीं कहता कि यह सर्वश्रेष्ठ है, परंतु मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। साथियों मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपके अंदर एक मार्ग बना सकूं कि निबंध हम ऐसा लिख सकते हैं। साथियों आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उतना बेहतर, उतना अच्छा निबंध लिखोगे। मैंने सिर्फ आपको एक दिशा दी है
मैंने आपको सिर्फ एक दिशा दी है, एक धारा दी है कि आप इस धारा में चलिए। मैंने आपको एक सोचने की क्षमता दी है। साथियों, अभी तक आपने देखा है आके बताया जाता था कि इन कसौटियों पर कसा हुआ निबंध बेहतर होगा, परंतु मैंने उन कसौटियों के अनुरूप ही, उन कसौटियों में कसकर ही इस निबंध को लिखा है। साथियों, हो सकता है मेरे निबंध में कुछ कमियां मिल जाएं, आपको कुछ कमियां मिलेंगी तो आप अपना सजेशन दीजिए कि हम इस प्रकार से और सुधार कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सजेशन सम्मान्य होगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और आने वाले लेक्चर में हम उसे सुधार करेंगे। साथियों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका मार्ग, आप इस मार्ग पर चलें, इस तरीके से आप चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। साथियों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता, आपकी सफलता। और मैं अगर आपकी सफलता में थोड़ा सा भी नियमित मात्र बन सकता हूँ तो यह मेरा सौभाग्य होगा। साथियों, ठीक है साथियों, इसी प्रकार से साथियों हम जाते जाते कुछ आपके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। साथियों ये था हमारा पहला पेपर कि ये हमारा पहला वीडियो तो साथियों जो मैंने पहला वीडियो बनाया था कि मध्य प्रदेश में निबंध लेखन एक जटिल समस्या से समाधान तक का कैसा सफ़र। साथियों ये हमारा पहला लेक्चर है, उसमें मैंने इसमें पूरा समथिंग वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें मैंने आपकी पूरी जिज्ञासाओं का समाधान बता दिया है। हमें निबंध में पीएससी निबंध के माध्यम से पीएससी हमसे क्या चाहती है, एक बेहतर निबंध कैसे होता है, एक बेहतर निबंध की कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आपके मन में जो भी ऐसे को लेकर जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आपको पहले लेक्चर में वो मिल जाएंगे साथियों। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद ये उस पहले लेक्चर को ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर की अपना निबंध लिखें तो आपके लिए ज़्यादा सार्थक होगा साथियों। ठीक है, ये रहा साथियों हमारे चैनल का लोगो। साथियों हमारे चैनल का नाम है सफलता IQ @PKY। इसमें हम GK GS और मैथ, साथियों मैं 10th तक की मैथ इसी यूट्यूब चैनल पर पूर्णतः फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, और ये रहा हमारे चैनल में आपको जो भी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएंगी वो सभी यहाँ पर रहेंगी साथियों। अगर मेरी मेहनत मेरा प्रयास आपकी सफलता में सहायक हो, मैं आपको कुछ उचित दे पाया, मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक हो, तो साथियों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रहें। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस प्रकार मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ साथियों। जय हिंद।